नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इतिहास में वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम वैदिक सभ्यता क्या है उस पर महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको ऐतिहासिक जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सकेगी। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अन्य लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता रहे। तो समय न गंवाते हुए हम इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों पर दृष्टिपात करते हैं। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। ऋग्वेद एक स्तुति प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? एक स्तुति प्रधान ग्रंथ है। इसमें सर्वाधिक स्तुति प्रधान सर्वाधिक स्तुति प्रधान ग्रंथ है। इसमें सर्वाधिक स्तुतियाँ इंद्र के लिए की गई हैं। सर्वाधिक स्तुतियाँ किसके लिए की गई हैं? इंद्र के लिए की गई हैं, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में इंद्र देव को प्रमुख देव माना जाता था। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्यों का मूल स्थान के प्रश्न विवादित है। आर्यों का मूल स्थान कहाँ पर है? ये प्रश्न विवादित बना हुआ है। अभी इस पर कोई निश्चित नहीं कहा गया है कि ये कहाँ के निवासी थे, क्योंकि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के बताए जाते हैं। मैक्स मूलर कहता है कि आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया के हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये आर्य आर्टिका प्रदेश से आए। विलियम जोन्स के अनुसार आर्यों का आगमन यूरोप से हुआ। अविनाश चंद्र दास के अनुसार और संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों सप्त सैंधव आर्यों का मूल स्थान था। तो अभी आर्यों के विषय में यह प्रश्न विवादित चल रहा है। वैदिक सभ्यता के विषय में आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास सर्वप्रथम जेपी रीड ने बताया था। मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास सर्वप्रथम किसने बताया था? जे.जी. रीड ने बताया था। वैदिक काल समाज की मूल इकाई कुटुंब थी। यानी वैदिक काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? कुटुंब थी। कुटुंब का मुखिया क्या कहलाता था? कलाप कहलाता था। कुटुंब का मुखिया कलाप कहलाता था। ऋग्वेद काल में सामान्यतः एक विवाह का प्रचलन था। ऋग्वेद काल में सामान्यतः एक ही विवाह का प्रचलन था, किंतु राज परिवार के और धनी परिवार में एक से अधिक विवाह का या बहुविवाह का प्रचलन जरूर था। यानी जो धनवान लोग थे, जो राज परिवार से संबंध रखते थे, वो एक से अधिक विवाह कर सकते थे, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह को बल मिल गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि बहुविवाह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगी। बाल विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था। बाल विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा ठीक थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? ठीक थी, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में इनकी दशा में गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। वैदिक काल वंशानुगत राजतंत्र प्रचलित था। वैदिक काल में किस प्रकार का राजतंत्र था?
किस प्रकार का तंत्र था? राजतंत्र। वहाँ लोकतंत्र नहीं था और वंशानुगत था, यानी जो जिस वंश के राजा होते थे वही रहते थे। राजा पर अंकुश रखने के लिए सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं थीं। यानी राजा पर अंकुश रखने के लिए सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का निर्माण किया गया था। सभा वृद्ध विशिष्ट जनों की, जबकि समिति जन सामान्य की संस्था थी। सभा जो थी वो वृद्ध जनों की, यानी बड़े बूढ़े थे, जो अनुभवी लोग थे, वो वृद्ध जनों की सभा थी और विशिष्ट जनों की थी। जबकि समिति जन सामान्य की संस्था थी। सभा में विशिष्ट जन और वृद्ध जन और अनुभवी लोग होते थे, जबकि समिति में सामान्य लोग होते थे, जिसे कुछ विद्वान सभा और समिति की जननी मानते हैं। दोस्तों, इस राजाओं के प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। कुछ राजाओं के युद्धों का वर्णन ऋग्वेद में आता है। इसमें भारत वंश का राजा सुदास विजयी रहा था। इसमें भारत वंश का जो राजा था वो विजयी रहा था। कौन था? सुदास। युद्ध का कारण पुरोहित विश्वामित्र का असंतोष था। यानी युद्ध किस कारण से हुआ? जो विश्वामित्र थे उनका असंतोष ही युद्ध का कारण बना। युद्ध रावी नदी के निकट हुआ था। ऋग्वेदिक काल में युद्ध कहाँ पर हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था। राजकीय अधिकारियों में पुरोहित सर्वाधिक प्रभावशाली था। राजकीय अधिकारियों में पुरोहित क्या था? सर्वाधिक सारी शक्तियाँ उसको प्राप्त थीं। आर्य प्रारंभ में कृषि तथा व्यापार को अनार्यों के कर्म मानकर उनसे घृणा करते थे। आर्य प्रारंभ में क्या करते थे? कृषि और व्यापार से घृणा करते थे। और वो क्या करते थे? ये कृषि कार्य और व्यापार तो अनार्यों का काम है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभिक चरण में पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। यानी ऋग्वेदिक काल में क्या था? पशुओं को पालना आर्यों का प्रमुख धंधा था। आर्यों के जीवन में स्थायित्व आ जाने के पश्चात कृषि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। पहले आर्य कृषि से नफरत करते थे, लेकिन जैसे ही उनका जीवन स्थिर हुआ तो वो कृषि करने लगी और यही उनका धंधा और व्यवसाय हो गया। वैदिक काल में सर्वप्रमुख देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों वैदिक काल के विषय में। वैदिक काल में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया थी। वैदिक काल में यज्ञ को प्रमुख धार्मिक क्रिया माना जाता था। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। दोस्तों, वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। कानून का अमित्र स्रोत धर्म था। कानून का प्रमुख स्रोत का धर्म था। गाय को सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता था। इसे अवध्या माना जाता था। अवध्या मान इसका वध नहीं कर सकते थे। अगर किसी ने इसको धोखे में भी मार दिया तो उसको गो हत्या का श्राप लगता था। यह विनिमय का माध्यम थी, यानी यह धंधे का प्रमुख माध्यम थी गाय। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विद्यमान है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ संबंधी विधि विद्यमान है। व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई की रचना पाणिनि ने की थी। यानी व्याकरण ग्रंथ में अष्टधाई जो है उसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अष्टधाई पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। अष्टधाई पर पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य लिखा। निरुक्ति का रचनाकार यास्क को माना जाता है। निरुक्ति का रचनाकार किसे माना जाता है? यास्क को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में ग्रामीणी की शक्ति अत्यंत बढ़ जाने के कारण उसे निर्माता कहा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में क्या था? ग्रामीणी यानी मुखिया, गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। तो उस समय उस शक्ति अत्यंत बढ़ जाने के कारण उसे निर्माता कहा जाने लगा। ऋग्वेदिक काल के अंतिम चरण में आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई। ऋग्वेदिक काल में क्या था? अंतिम चरण में आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई, किंतु उसे दृढ़ता उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुई। दोस्तों, जैसे 4 आश्रम होते हैं, उनमें से चारों आश्रम को महत्व कब दिया जाने लगा? उत्तर वैदिक काल में दिया जाने लगा।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। 4 आश्रम में कौन कौन से आश्रम है दोस्तों? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वेद में इसका वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म की जगह जन्म पर आधारित हो गया था। पहले वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित बना दिया गया। इससे जाति प्रथा का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ? जाति प्रथा का जन्म हुआ, एक विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप जटिल और विकृत हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? धर्म का स्वरूप ही गलत हो गया और लोग धर्म से या नफरत करने लगे, क्योंकि जहाँ पर भेदभाव आ जाता है वहाँ पर लोग उसको पसंद नहीं करते। यही कारण था कि उत्तर वैदिक काल में भेदभाव बढ़ जाने के कारण लोग धर्म से दूर भागने लगे। इसके विरुद्ध 6वीं शताब्दी ईस्वी में एक धार्मिक क्रांति हुई, और ये धार्मिक क्रांति कब हुई? 6वीं सदी में। उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक है। ऋग्वेदिक काल 2500 से 15 ईस्वी के उत्तर वैदिक काल 1500 से 600 ईस्वी माना जाता है। तो दोस्तों ये वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपने देखे। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें और अपनी नोट डाउन में नोट करते जाएं, क्योंकि परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वैदिक सभ्यता से संबंधित कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।